आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप देख रहे होंगे कक्षा 10 विज्ञान का 2022 का यह पेपर्स, जिसका कोड आपको सामने दिख रहा है। इसमें 2022 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम आज सॉल्व करके आपको बताएंगे। जैसे में यहाँ देखिए फिजिक्स के क्वेश्चंस जो आए हैं, यह खंड क के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ये देखिए 4 क्वेश्चंस हैं। पुनः इसके बाद आपके केमिस्ट्री के खंड ख के यह 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। पुनः इसके बाद खंड ग जीव विज्ञान के आपके 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। यह आज इस मॉडल पेपर्स में केवल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करना बताएंगे, क्योंकि 2023 में इस पेपर का पैटर्न आपको चेंज मिलेगा। शुरू के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20 अंक के होंगे और 50 अंक के लिखित क्वेश्चंस होंगे। ये 70 जो आप देख रहे हैं 70 के पूर्णांक में 20 नंबर के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होंगे, जो आपको OMR शीट पर भरना होगा, जिसकी कॉपी कंप्यूटर से चेक की जाएगी। और 50 अंक के आपके लिखित क्वेश्चंस होंगे। तो 20 अंक में आप 20 कैसे पाएँ, उसको मैं 3 पार्ट में 20-20 करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 20-20 क्वेश्चंस मैं आपको आने वाले अति संभावित क्वेश्चन से डालूंगा। उन 60 क्वेश्चनों में से ही आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 2000 जो आपको 27 तारीख को 27 फरवरी 2023 को आपको जो विज्ञान का एग्ज़ाम है, उसमें इन 60 क्वेश्चनों में आपको 20 क्वेश्चंस 100% गारंटी के साथ मिलेंगे। ध्यान देंगे। सबसे पहले आज मैं आपको इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल कर दे रहा हूं और आपको दिखा दे रहा हूं। इन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ ये व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। देखिए जैसे में यह जो पहला क्वेश्चन आपका है, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। दर्पण क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं। इस पर कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, वह दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है या अवतल उत्तल दर्पण है। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया, पिछले वीडियो में पढ़ाया है, बताया है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह बिल्कुल सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। और क्वेश्चन जैसे में आया करते हैं कि हम अपने पूरे प्रतिबिंब को समतल दर्पण के सामने देखने के लिए समतल दर्पण की साइज कितनी होनी चाहिए। तो यदि हमारी लंबाई 5 फीट है और मेरी लंबाई यानी पूरा इमेज, मेरा प्रतिबिंब यदि दर्पण में देखना है, तो समतल दर्पण 2.5 फीट का होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला, समतल दर्पण। यहाँ दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें आपका सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है। इनसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं लाइट से, सामान्य आंख के लिए न्यूनतम बिंदु। जैसे मैं देखिए यहाँ समझा दे रहा हूँ। यदि आपका यह आंख में नेत्र में जो है कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। यहाँ न्यूनतम जो बिंदु होता है वह आपका 25 सेंटीमीटर होता है, और जो दूर बिंदु होता है वह क्या होता है? अनंत, इन्फिनिटिव, अनंत होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। पुनः इसके बाद अगला इसका क्वेश्चन देखेंगे फिजिक्स का, जो 2022 में आया हुआ है कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। 2 सेकेंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी।
ऑप्शन आपके सामने है 4 कूलाम, 2 कूलाम, 1 कूलाम, 8 कूलाम, 6 कूलाम। ध्यान देंगे, यह इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं? अक्सर यह डेफिनेशन पूछी जाती है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, Q/T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जहां इसमें विद्युत धारा देखिए I बराबर 2 एम्पियर दिया गया है, आवेश ज्ञात करना है, T का मान कितना दिया है, यह 2 सेकेंड दिया गया है। इसी में आप रख देंगे, ये देखिए 2 Q, यहाँ 2 त्रिय का गुणा कर देंगे तो Q बराबर कितना हो गया, 4 कूलाम। कितना हो गया, 4 कूलाम, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आया करते हैं। यहाँ देखेंगे, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। प्रेरित विद्युत धारा यानी प्रेरित धारा भी कहा जाता है, प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। पहला दिया है आपका ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ओम का नियम। इनमें से कोई नहीं, ओम का नियम तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखेंगे आप, जो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है और दाएं हाथ का नियम है, इनमें कौन सा होगा, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम नहीं होगा। इनको मैं समझाना चाहूँगा थोड़ा आपको। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्यों नहीं होगा, यह देखिए, जो अक्सर आपकी परीक्षा में आता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ध्यान से समझेंगे, मध्यमा को इस प्रकार से फैलाएं कि यह तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो यह जो तर्जनी है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यह मध्यमा प्रेरित धारा को विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, प्रदर्शित करता है, और यह इस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसे हम बाएं हाथ के, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। यहाँ देखेंगे, दायां हाथ क्या कह रहा है कि प्रेरित धारा, यह दाएं हाथ के नियमानुसार दाहिने हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को हम इस प्रकार से फैलाएं कि यह तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। तो यह तर्जनी, ध्यान से समझिएगा, यह तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, यह प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, मध्यमा, और ये अंगूठा है वह चालक की गति को प्रदर्शित करता है, चालक की गति को प्रदर्शित करता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। आगे देखेंगे, यह फिजिक्स के क्वेश्चंस आपके यही 4 ऑप्शंस 2022 में आए हुए हैं। अब यहाँ आपको हम दिखा देते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो 2022 में आए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा है। यहाँ देखेंगे, यहाँ हम निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा है। पहला ऑप्शन जो है आपका केशियन है। यहाँ देखेंगे Na2SO4 है, या आपका सोडियम क्लोराइड है, जिसको नमक कहते हैं, नमक का सूत्र होता है, यह लवण है। या आपका यह है सोडियम कार्बोनेट है, जिसको सोडियम केक के नाम से भी जाना जाता है, यानी Na2SO4। पहले देखिए अम्लीय लवण, लवण कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ थोड़ा सा आपको मैं समझा देना चाहूँगा कि इनसे कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप परीक्षा में मिस ना करें। यहाँ देखिए, लवण का निर्माण अम्ल और
अम्ल और क्षार से मिलकर के बनता है। ये अम्ल क्षार मिलकर के क्या अम्ल प्लस क्षार मिलकर के लवण का निर्माण करते हैं। यहाँ देखिए अम्ल, यदि अम्ल जो है प्रबल है, प्रबल अम्ल है, और क्षार भी यहाँ क्या है, प्रबल है, तो ये जो लवण आपका बनेगा उदासीन होगा। ये कैसा होगा, उदासीन होगा, उदासीन लवण बनेगा। यदि यहाँ अम्ल क्या है आपका प्रबल है और क्षार आपका दुर्बल है, क्षार दुर्बल है, तो यह जो आपका लवण बनेगा अम्लीय होगा। ध्यान देंगे, अम्लीय होगा। यदि यह अम्ल दुर्बल है और क्षार आपका प्रबल है, तो यह जो बनेगा लवण वह क्षारीय होगा। देखें, इन्हीं से क्वेश्चन आपका इनसे आएगा, हम इसलिए बता दें। अब यहाँ देखिए, इसको जब देखते हैं, यहाँ KCl है, तो यहाँ देखिए के में यहाँ इसको हम मिटा देते हैं, यही आपको मिटा करके समझा देते हैं। ध्यान देंगे आप, ये जो आप देख रहे हैं KCl, ये यहाँ KOS, यह प्रबल क्षार है, तो इसलिए जब ये प्रबल क्षार है तो यह क्या होगा, क्षारीय लवण होगा। इसमें आप देख लीजिए, यदि आप NaHSO4 को लेते हैं तो इसमें आपका NaOH है और प्लस ये क्या है आपका H2SO4 है, तो यह भी आपका प्रबल है और ये भी क्या है, प्रबल है। तो ये कैसा लवण बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। फिर उसी प्रकार से आपका ये देखिए NaCl है, NaCl में यहाँ भी जो है आपका क्षार NaOH प्रबल है और यहाँ HCl ये भी प्रबल आपका अम्ल है, ये भी उदासीन लवण है। अब आपका बचा यही ये Na2SO4, तो सोडियम, यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट में जिसको सोडियम केक कहते हैं, इसका जो निर्माण होता है कैसे होता है, सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो सोडियम कार्बोनेट आपका क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। इसलिए यही क्या आपका होगा, अम्लीय लवण होगा। तो इनसे क्वेश्चन अक्सर हर साल एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इसका पोस्टमार्टम कर दिया, इसकी व्याख्या कर दिया कि ताकि आप इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप तुरंत उसको हल कर लें। अगला देख लीजिए आप, अगला देख लीजिए आप, ख जो प्रश्न आपका है ये आपके सामने है। यहाँ देखिए Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। कह रहा है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, किस तरह की अभिक्रिया है। तो यहाँ देख लीजिए, यह विस्थापन अभिक्रिया होगी आपकी, यह वियोजन नहीं हो सकती, यह नहीं हो सकती। अब इन्हीं में से कोई एक होगी, तो यह नहीं होगी, क्योंकि जब किन्हीं आयनों का यदि स्थानांतरण होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, यदि इसके आयन इस पर जाते हैं और इसके आयन इसके साथ संयोग करके निर्माण करते हैं यौगिक का, कंपाउंड का, तब वहाँ द्विविस्थापन होता है। यहाँ जो है देखिए, एक केवल यौगिक का यह इसका मूलक जो है इसके साथ आकर के क्या हुआ है, Al2O3 बना है और यहाँ से Fe बाहर निकल गया है, इसलिए यह कौन सी अभिक्रिया है आपकी, विस्थापन अभिक्रिया है। अगला देखेंगे, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। एल्युमिनियम की सतह पर, यानी एल्युमिनियम की सतह पर जो ऑक्साइड की मोटी जो परत चढ़ती है वह कौन सी क्रिया होती है, तो एनोड पर वह क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, एनोड पर उसका यह परत बनती है, इसलिए यह क्या हो जाता है, एनोडिंग होता है। पुनः इसके बाद अब देख लेंगे खंड ग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। मेंडल से
रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एक निश्चित रहेगा। इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, इसकी व्याख्या करना चाहूँगा। देखेंगे मेंडल के अनुसार ये कह रहा है कि मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। शुद्ध लंबे पौधे, तो मेंडल के अनुसार जो शुद्ध लंबे पौधे हैं यही होते हैं, शुद्ध बौने पौधे ये होते हैं। इनके बीच यदि हम क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो ये करके जैसे यह और यह आपस में करके किसका निर्माण करते हैं, जो भी इनका संकरण कराएंगे तो ये आपका यह क्या बनता है, पहली पीढ़ी में यह संकर लंबा होता है, इसको संकर लंबा कहा जाता है। यह आपकी F1 पीढ़ी में यह जो प्राप्त होता है इसी को हम संकर लंबा पौधा कहते हैं। ये संकर लंबा पौधा होता है। और इन्हीं का स्वपरागण यदि करेंगे, क्या करेंगे, स्वपरागण यदि करेंगे तो यह जो निर्माण होगा, अब इनसे जो बनेंगे देखिए ऐसे 4 भाग में बांट करके आपको समझा दे रहे हैं। इनमें जो दूसरी पीढ़ी होगी, यहाँ आपकी दूसरी पीढ़ी में यहाँ शुद्ध लंबे होंगे, फिर इसके बाद संकर लंबे होंगे, फिर यहाँ संकर लंबे होंगे और यहाँ शुद्ध बौने होंगे। ये देखिए, इनका यदि प्रारूप का अनुपात आपसे पूछा जाए कि दूसरी पीढ़ी के प्रारूप का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ देखिए 1 संबंधित 2 संबंधित 1 का होगा। यानी 1 का मतलब ये क्या हो गया, शुद्ध लंबा हो गया। ये दोनों संकर लंबे हो गए 2 और शुद्ध बौने कितने हो गए 1। यह इनके प्रारूप का अनुपात होता है। यह आप याद रखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में निश्चित पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका होगा ए। ये तो आप बिल्कुल जानते ही हैं। स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है और जल की भी आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन बनाने निर्माण करने के लिए पौधे अपना भोजन बनाएंगे तभी जब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी और जल भी रहेगा। क्लोरोफिल हरित लवक की भी आवश्यकता होती है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी क्रिया होती है। यानी ये उपयुक्त क्या होगा, सभी। इनमें से सभी। मूत्र का निर्माण होता है किसमें, ये वृक्क में, अब ये जानते ही हैं। पुनः यहाँ देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वह टाइलिन या उसी को कहते हैं एमाइलेज, या यहाँ देखिए ऑप्शन में आपको एमिलेज है। इसका एक और है टाइलिन। ये टाइलिन भी ऑप्शन में आपको आ जाता है, तो टाइलिन या एमाइलेज यहाँ देखिए एमिलेज दिया है। यही आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। ये अब आपके ये पूरे 2022 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुए। पुनः अगली वीडियो में मैं 2023 पर आधारित 3 पार्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 20-20 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर के आऊँगा। आप उसको अति आवश्यक देख लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं में से 60 क्वेश्चनों में से आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। धन्यवाद।